अगर तुम उड़ नहीं सकते तो तुम्हें दौड़ना चाहिए, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम्हें चलना चाहिए, अगर तुम चल भी नहीं सकते तो तुम्हें रेंगना चाहिए, मगर निरंतर तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी हाँ, ये सुप्रसिद्ध वाक्य दरअसल हमें अमेरिका के महानायक ने दिया है। अमेरिका के महानायक वो अमेरिका के गांधी ने हमें दिया है, जो डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक पुरुष है वो, बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका में रहे हैं अमेरिका के इतिहास को बदल के रख दिया। और मात्र अमेरिका ही नहीं, मगर इन्होंने अपना जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में प्रस्थापित कर दिया। आज इस सेशन में हम लोग यह महानुभव के बारे में थोड़ा ब्रीफली देखने का प्रयास करेंगे। तो वेलकम एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी टू दिस सेशन ऑफ कंटेम्पररी थ्रस्ट व्हिच इज पावर्ड बाय ग्रोथमाउंट यूपीएससी। आई एम ध्रुव जानी। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, नोबेल ल्यूटरेट यानी कि बहुत ही कम उम्र में यह महानुभव को नोबेल प्राइज फॉर पीस एनायत किया गया था। और जब ये इनको एनायत हुआ, ठीक है, तो नोबेल की हिस्ट्री में, नोबेल के इतिहास में ये सबसे युवा नोबेल लॉरेट बन गए। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक इनकी अभूतपूर्व सिद्धि थी। प्लस वहाँ के अमेरिका के जो सिविल राइट्स मूवमेंट्स थे उसमें भी यह महानुभव ने सक्रिय भूमिका निभाई। सक्रिय क्या, ही वाज लीडिंग लाइक महात्मा गांधी वाज लीडिंग इन इंडिया। जैसे महात्मा गांधी यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्लस आप कह लीजिए दांडी मार्च या एक प्रकार की जो हमारी स्ट्रगल मूवमेंट थी जिसकी धुरी महात्मा गांधी के हाथ में थी, वैसे ही इस सिविल राइट्स मूवमेंट की जो कि अमेरिका में 1961 से 1965 के बीच तक चली, उसमें मार्टिन लूथर किंग की भूमिका जो है वो अहम रही, सक्रिय रही। और आखिरी में इनका जो अंत है वो भी महात्मा गांधी के जैसे ही हुआ। इसका एसेसिनेशन किया गया, यानी कि इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आज हम लोग कंटेम्पररी थ्रस्ट के सेशन में ब्रीफली यह महानुभव के जीवन के बारे में, इन महानुभव के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ जो आपको जो इमेज दृश्यमान है वो वॉशिंगटन की इमेज है और एक हिस्टोरिक मार्च हुई थी टुवर्ड्स वॉशिंगटन विच वाज लीडेड बाय डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग हिमसेल्फ। ठीक है, और एक अनुमान के मुताबिक इस मार्च में लगभग 2 लाख से अधिक लोग जुड़े थे। 2 लाख से अधिक लोग इस मार्च में जुड़े थे। और जहाँ यह मार्च जाने वाली थी वो डेस्टिनेशन जो था वो एकदम व्हाइट हाउस के सामने ही था, लिंकन हॉल के एकदम बगल में। तो वहाँ करीब ऐसा माना जाता है कि 1 मिलियन पीपल वेर गैदर्ड इन सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्च या दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो मार्टिन ल्यूथर किंग थे वे नेता ही नहीं बल्कि एक जन नेता थे, एक जन समूह के नेता थे जिनका प्रभाव पूरे अमेरिका के लोगों पर था। विशेष करके अफ्रीकन अमेरिकन जो कम्युनिटी थी जिसके ऊपर अत्याचार कई वर्षों से, सदियों से होते आ रहे थे और जिनके अत्याचारों के खिलाफ ही यह महानुभव लड़ रहे थे। ठीक है, उन लोगों के ऊपर तो, उन समूह के ऊपर तो यह मार्टिन ल्यूथर किंग का प्रभाव जो है वो एक भिन्न प्रकार का था, वो एक तीव्र प्रकार का था। तो देखेंगे, यह हमारा आज का एजेंडा रहेगा जिसमें हम लोग पहले थोड़ी पर्सनल प्रोफाइल की ब्रीफिंग लेंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग की जो लीडरशिप है उसको देखेंगे, उसके मृत्यु की बात करेंगे और साथ ही में उन्हें जो अवार्ड एनायत हुए हैं, उन्हें जो ऑनर्स दिए गए हैं उनकी भी यहाँ बात करेंगे। तो अगर पहले पर्सनल प्रोफाइल की बात करें तो देखिए, ही वाज बोर्न ऑन January 15, 1929 in Atlanta in the state of Georgia. His death was happened on 4th April 1968. He was aged 39 at that time. It was a very young age when he passed away. And he was assassinated at Memphis in Tennessee. His cause of death was assassination. His parents were Martin Luther King Sr. and Alberta Williams King. वे 3 भाई बहन थे जिसमें मार्टिन लूथर किंग की जो बहन थी वो बड़ी थी और उनके एक छोटे भाई भी थे। He was known for civil rights movement, peace movement, यानी कि वो शांति के रास्ते से, अहिंसा के रास्ते से, सत्य के रास्ते से वे आंदोलन चलाते थे और उसको सफलता भी प्राप्त करवाते थे। Awards, he has been awarded Nobel Peace Prize in the year 1964. After that, he has been awarded the Presidential Medal of Freedom in the year 1977, which was posthumously awarded. And after that, a Congressional Gold Medal also has been awarded to him, and it was in the year 2004, and it was too posthumously. He was married to a white girl, Coretta Scott, on June 18, 1953. जिससे यह मार्टिन लूथर किंग को 4 बच्चे भी हुए हैं। ठीक है, यह
पूरी एक पर्सनल प्रोफाइल हमने देखी, प्लस अगर उनके परवरिश की बात करें, उनके बचपन के परवरिश की, तो उनके जो फादर थे वे दरअसल पादरी थे, ठीक है। तो उनका जो घर का माहौल था वो एक रिलीजियस माहौल था, मगर फिर भी मार्टिन लूथर किंग बचपन से ही एक डिफर अपना ओपिनियन देने वाले थे। तो यह जो परंपरागत, यह जो ढांचा था, धार्मिक ढांचा, उनको क्वेश्चन करना उन्होंने शुरू किया और कहा कि भाई मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, भगवान जो होता है वो अंदर होता है, बाहर मूर्तियों में ढूंढना वो एक प्रकार की बेवकूफ़ी है। तो इनका अपने समाज में भी विरोध होने लगा कि एक पादरी का लड़का होके भी यह जो हमारे जो स्पिरिचुअल एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि ट्रेडिशनली कई सदियों से चलते आ रहे हैं, उनको जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको डिफर कर रहे हैं। मगर मार्टिन लूथर किंग अपने जो है वलन पे अडिग रहे, वे अपनी मान्यताओं पे अडग रहे और उन्होंने कभी भी परंपरागत जो धार्मिक ढांचा था उसके साथ सहमति नहीं दिखाई। फिर अगर उसके बचपन की बात करें तो वे एक बहुत ही तेजस्वी छात्र थे, अपनी पढ़ाई में वे अव्वल रहते थे, यानी कि ही वाज रैंक्ड फर्स्ट इन हिज क्लासरूम। उन्होंने अपनी जो हाई स्कूल तक की जो पढ़ाई है वो वॉशिंगटन स्कूल में की थी। फिर बाद में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए वे मोरे हाउस गए, मोरे हाउस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और बाद में 1955 में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और वो हासिल की बोस्टन यूनिवर्सिटी में से। तो दिस वाज हिज प्रोफाइल, ठीक है। अब अगर आगे हम लोग इसके लीडरशिप की बात करें तो वैसे तो देखिए बहुत ही बड़ा यह महानायक का जीवन रहा है। वैसे समयों की गिनती में छोटा है, मगर अगर कार्यों की गिनती करें तो इट वॉज अ वेरी वास्ट लाइफ, ठीक है। तो ब्रीफली इसको एकोमोडेट करना, एक साथ कंपाइल करना, इट्स अ टफ जॉब, मगर फिर भी हम लोग इनके करियर में से जो अति महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कहाँ से करियर शुरू हुई हो, प्लस अन्य ऐसे ऐसे बिंदु कि जो उनके जीवन में थोड़े अहम हो, उनको यहाँ लेकर आने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। बाद में उनका असासिनेशन देखेगा। असासिनेशन में हमें कुछ नहीं देखना है, मात्र और मात्र वही देखना है कि एक होटल की बालकनी पे वे खड़े थे टिनीजी में, और वहीं उनके सीने में जो है वो एक स्नाइपर की बुलेट आई, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टरमैथ भी हुआ था। आफ्टरमैथ भी जो है बहुत बड़ा विषय है कि इनके डेथ का क्या रिएक्शन हुआ, क्या रिफ्लेक्शन पड़ा अमेरिकन कम्युनिटी के ऊपर, अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर। तो रिफ्लेक्शन जो थे वे बहुत ही हिंसक थे। एक अहिंसक नेता की मृत्यु से या एक अहिंसक नेता की हत्या से उसका जो प्रत्याघात पड़ा वो बहुत ही हिंसक रहा। लगभग 100 से अधिक अमेरिकी शहरों में हिंसा जो है वो फैल गई थी, ठीक है। तो वो भी एक आफ्टर में था, वो भी एक अपने आप में बड़ा इश्यू है। तो हम लोग यहाँ सब चीज़ों को ब्रीफली देखने का प्रयास करेंगे, सब चीज़ों को कंपाइल करके देखने का प्रयास करेंगे, और साथ ही में उनके ऑनर्स देखेंगे, जो ऑनर्स इनको एनायत हुए थे, जिसको ब्रीफली हमने अभी देखा। तो देखेंगे, देखिए लीडरशिप की अगर बात करें तो यह महानुभाव 26 साल के थे जब उन्होंने अपना प्रथम आंदोलन छेड़ा। He was 26 years old। देखिए तब अमेरिका जो है वो एक अन्यायी तंत्र के साथ चल रहा था। ये अन्यायी तंत्र कुछ ऐसा था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, यानी कि जो काले लोग थे, ठीक है, जो निग्रोइस थे, जो हब्सी थे, उन लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे थे। अधिकार मिल रहे थे मगर समकक्ष रूप से उन लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे थे जितने गोरे लोगों को मिल रहे थे। तो ये एक प्रकार का अन्याय था, और ये अन्याय सारे क्षेत्रों में फैला हुआ था, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो हेल्थ ट्रीटमेंट हो, चाहे वो पब्लिक गुड को यूज करने की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, ये जो इनजस्टिस है वो यहाँ प्रिवेलेंट थी, प्रिवेलेंट इनजस्टिस। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा और सिविल वॉर्स तक जाना होगा, जो अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में लड़ी गई थी 19th सेंचुरी में। इट वॉज इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, टू बी प्रिसाइज सेकेंड हाफ, ठीक है। यह सिविल वॉर्स का मेन उद्देश्य था स्लेवरी को अबोलिश करना, स्लेवरी अबोलिशन, क्योंकि उस समय अमेरिका में स्लेवरी जो थी वो प्रचुर मात्रा में थी, गुलामी प्रथा प्रचुर मात्रा में थी, गुलामों को अफ्रीका से लाया जाता था
और यहाँ गुलामों के पास मजदूरी करवाई जाती थी, उनके ऊपर यातनाएं प्रताड़नाएं उनको दी जाती थी, उनको पीड़ा दी जाती थी, उनको मारा पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था और भरपूर काम करवाया जाता था, जिसमें साउथ अमेरिका में यह स्लेवरी की जो प्रथा थी वो बहुत ही थी। वाइल इन रिलेशन नॉर्थ अमेरिका में कुछ कम थी, मगर थी तो वहां भी। ठीक है, तो यह सिविल वार, गृह युद्ध अमेरिका में छिड़ गया। अब्राहम लिंकन उसके जो है नेता थे और बाद में यह सक्सेसफुल भी हुआ। एबोलिशन नाबूद हो गई, मगर फिर भी एबोलिशन नाबूद होने के बाद भी जो इनजस्टिस थी, जो अन्याय था, अलग अलग डिग्रियों में, अलग अलग मात्रा में वो चल रहा था। तो उसको, उस अन्याय को नाबूद करने के लिए, स्लेवरी एबोलिशन के बाद का जो अन्याय था, जो बचा था अमेरिकन समाज में, अमेरिकन शासन तंत्र में, उसको नाबूद करने के लिए मार्टिन ल्यूथर किंग मैदान में उतरे हैं। मार्टिन ल्यूथर किंग, वो भी एक अब्सीहित है जूनियर, वो भी एक अब्सीहित है। और जो वहां के जो निग्रोइड थे, वहां के जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, उनके ऊपर अत्याचार यह महानुभाव से सहन नहीं होता था। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में अपना काम आगे बढ़ाने के लिए यह महानुभाव मैदान में आए, और मैदान में आके हमें सबको मालूम ही है कि अमेरिका का जो इतिहास है वो सदा सदा के लिए इन्होंने बदल के रख दिया। स्लेवरी की बात करें यहाँ, तो जैसे हमने मालूम है कि अफ्रीका से अमेरिका लाया जाता था, तब अमेरिका में एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट थी। एग्रीकल्चर, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो हुआ नहीं है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो अभी यूरोप में चल रहा है। 1860s 70s के बाद वो धीरे धीरे अब नॉर्दर्न अमेरिका में आ रहा है। तो अब तक यहाँ की जो इकोनॉमी थी, यहाँ का जो अर्थतंत्र था, वो कृषि प्रधान था। तो इसी के तहत यहाँ कॉटन कल्टीवेशन बहुत ही होता था, कॉटन कल्टीवेशन। और यह कॉटन कल्टीवेशन करवाने के लिए यह स्लेव्स को अफ्रीका से अमेरिका लाया जाता था, क्योंकि तब मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था, देयर वाज नो टेक्नोलॉजी, देयर वाज नो साइंटिफिक अप्रोच। तो एग्रीकल्चर एक लेबरियस जॉब थी, वो एक बहुत ही कष्ट देने वाला, बहुत ही आप कह लीजिए पुरुषार्थ युक्त काम था। तो इस काम को करवाने के लिए यह मजदूरों को लाया जाता था, फिर इनके साथ अन्याय किए जाते थे, इनको यातनाएं प्रताड़नाएं दी जाती थी। तो यह सारे मैकेनिज्म को खत्म करने के लिए यह महानुभाव अब मैदान में आ गए हैं। अब हुआ यूं कि 1955 में लगभग मार्च में एक पब्लिक बस में एक घटना हुई, और उसके तहत एक 15 साल की निग्रो बच्ची को बस की सीट में से उतारा गया, या उसे खड़ा कर दिया गया बस की सीट में से। मगर उसने अपना विरोध दर्शाया, तो काले और गोरे लोगों के बीच में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, थोड़ा संघर्ष हो गया। ठीक है, मगर ये मुद्दा जो है वो थोड़ा छोटा था, इसको लेके जो है कोई आंदोलन शुरू नहीं किया जा सकता था। मगर इस घटना के ठीक 9 महीने बाद, यानी कि यह घटना मार्च में हुई थी, तो ठीक 9 महीने बाद दिसंबर में 1955 मोंटेगोमेरी में यह सेम घटना बनी। देखिए, यह समझने के लिए हमें पहले जिम क्रोज जो लॉ होते हैं उसे समझना होगा। ब्रीफली यहाँ हम इसको बहुत विस्तृत रूप से एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मगर यहाँ इन शॉर्ट हमें यह समझना है कि ये जो जिम क्रोज लॉज होते थे, वे दरअसल रेशियल सेग्रीगेशन के लिए होते थे। रेशियल सेग्रीगेशन, जिसका हमने जिक्र किया कि प्रत्येक क्षेत्र में अमेरिका में अन्याय चल रहा था, नस्लीय भेदभाव चल रहा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसे कहना उचित रहेगा अंग्रेजी में। ठीक है, और ये नस्लीय भेदभाव इस कानून के तहत किया जाता था। ठीक है, तो ऐसे कानून कई सारे क्षेत्र में थे, जैसे मैंने आपको कुछ जिक्र किया, एजुकेशन हो, चाहे वो पब्लिक गुड्स का यूज हो। यहाँ बस की बात आएगी, बस इज अ पब्लिक गुड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो, इस पे सब नागरिकों का
समान हक रहता है, मगर इस जिम क्रोज लॉज की वजह से यह नस्लीय भेदभाव जो है वो शक्य बनता था। और ऐसा ही एक लॉ था बस के लिए, जिसके तहत ऐसा प्रावधान था कि अगर बस में कुछ निग्रो बैठे हो, कुछ अफ्रीकन अमेरिकन बैठे हो और कुछ गोरे लोग चढ़ जाए, ठीक है, और उनको बैठने के लिए अगर जगह ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में निग्रोज को, अफ्रीकन अमेरिकन को सामने से खड़ा हो जाना चाहिए, वो सीट गोरे लोगों के लिए खाली कर देनी चाहिए। तो एक प्रकार का रिजर्वेशन व्हाइट लोगों को दिया गया था। तो यह एक प्रकार का रेशियल सेग्रीगेशन हुआ, नस्लीय भेदभाव हुआ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मोंटेगोमेरी में एक बस में रोजा पार्क्स नामक एक नेग्रोइड महिला के साथ हुआ, ठीक है। वो अपने घर जा रही थी अपना कामकाज निपटा कर, और कुछ एक बस स्टैंड से कुछ गोरे लोग बस में चढ़े, बस में जगह नहीं थी, तो बस के ड्राइवर ने सभी जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी का जो लोग बैठे थे, जैसे काले लोग, यहाँ काले लोग कहना उचित नहीं है, इसलिए मैं बार बार अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी या निग्रो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस के ड्राइवर ने उन लोगों को अपील की कि भाई अब गोरे लोग आ गए हैं, उन लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो आप कृपया आपकी जगह जो है वो खाली कीजिए, ठीक है। तो सभी लोगों ने, सभी जो उन कम्युनिटी के वाले लोग थे, उन लोगों ने अपनी जगह खाली कर दी, मगर सिवाय के रोजा पार्क्स, यह महिला ने अपनी जगह खाली नहीं की, जिसकी वजह से संघर्ष हो गया, और यह संघर्ष थोड़ा बड़ा हो गया। इसका समाचार मिलते ही, इस घटना का समाचार मिलते ही मार्टिन लूथर किंग ने एक आंदोलन छेड़ दिया, जिसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा गया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। This was a very peaceful protest. This was a very non-violent protest, and it actually boycotted bus service. It actually boycotted the transport service for 381 days. 381 days तक यह इन लोगों की जो मूवमेंट थी, इन लोगों का जो आंदोलन था, वो निरंतर चलता रहा, और बाद में यह आंदोलन सक्सेसफुल साबित हुआ। और यह जो जिम क्रो लॉ की जो एक प्रावधान था बस को लेकर, बस के सीट को लेकर, उसे हटा दिया गया। यानी कि अब गोरे लोगों के लिए जो बस का रिजर्वेशन था वो अब खत्म हो गया। इससे क्या हुआ कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वे बहुत ही युवान थे, युवा नेता थे। उनके मनोबल में, उनके मोरल में एक जबरदस्त बूस्ट आया, और उनको लगा कि भाई सब कुछ पॉसिबल है अगर हम लोग सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम लोग कितने भी क्रूर शासन को हम लोग सरेंडर करवा सकते हैं। तो ये मोरल जो है वो यहाँ इस मोंटेगोमरी बस स्टेशन की घटना से यह महानुभव में बढ़ा, और आगे चलकर इनकी जो ख्याति है वो भी पूरे अमेरिका में फैल गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इनको चाहने लगे, इनके आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। तो ये एक अब बड़े नेता बन गए, रातों रात यह एक बड़े नेता बन गए। अब इन्होंने यह जो रेशियल सेग्रीगेशन था वो उनके हाथ में लिया, और ठान लिया, तय कर लिया कि जब तक हम ये खत्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। जब तक यह रेशियल सेग्रीगेशन खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे इस अथॉरिटी से, इस एस्टेब्लिशमेंट से। और उन्होंने अपना जो संघर्ष है वो शुरू कर दिया। एक संगठन की भी रचना की जिसका नाम है साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, यानी कि SCLF का गठन किया, जिसे कुछ उद्देश्य भी दिए गए। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने, जो कि संस्थापक थे, उन्होंने निरंतर प्रयास किए, और आगे चलकर कई सारे ऐसे आंदोलनों में हिस्सा लिया, आंदोलनों को आविष्कार दिया। तो देखते हैं ब्रीफली उनका जो नया रचित संगठन था उसके क्या उद्देश्य थे, और इसका जन्म दरअसल क्यों हुआ था।
इसका जन्म पहले देख लेते हैं। इसका जन्म बॉर्न टू फाइट फॉर राइट्स हुआ। बॉर्न टू फाइट फॉर राइट्स, बॉर्न टू फाइट फॉर राइट्स हुआ। अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए यह संगठन की रचना हुई और इसको कई सारे उद्देश्य भी दिए गए, जिसमें सर्वप्रथम है वोटिंग राइट्स। स्लेवरी भले ही एक शताब्दी के पूर्व खत्म हो गई हो, मगर फिर भी आज भी इस अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। और वोटिंग राइट्स ना देने का मतलब है कि वहाँ का जो तंत्र है वो इन लोगों को पूर्ण रूप से उस देश के नागरिक नहीं मानते। तो ये एक उन लोगों के लिए एक अपमान था और कई सदियों से ये अपमान सहन कर रहे थे। तो अब इन लोगों ने अपनी जो मांग थी उनमें से एक मांग रखी, अब वोटिंग राइट्स चाहिए। दूसरी मांग थी जिम क्रो लॉज को खत्म करना। जो कि रेशियल सेग्रीगेशन के लिए यूज होते थे। रेशियल सेग्रीगेशन यानी हमें मालूम है कि एक प्रकार का नस्लीय भेदभाव, कि व्हाइट्स आर सुपीरियर एंड द वन हुज स्किन इज ब्लैक, द वन हुज स्किन इज डार्क आर नॉट सुपीरियर। तो ये जो एक रेशियल सेग्रीगेशन था उसको भी खत्म करने की बात आई। तीसरा, इन्होंने लेबर राइट्स के लिए भी अपना आवाज उठाया। मजदूरी हक, आमतौर पर मजदूर वहां अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे, तो उन लोगों ने इसकी भी बात की और अन्य सिविल राइट्स की भी बात की। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव फॉर विच दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड। उसके बाद अगर अन्य आंदोलनों की बात करें जिनमें मार्टिन लूथर किंग की अहम भूमिका थी, तो उसमें मोंटेगोमेरी के बाद हम लोग अल्बेनी मूवमेंट का जिक्र कर सकते हैं। अल्बेनी मूवमेंट जो अमेरिका के इतिहास में एक प्रख्यात चैप्टर है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। देखिए, यह अल्बेनी मूवमेंट को एक ब्रूटल मूवमेंट कहा जाता है। अल्बेनी मूवमेंट निसंदेह मार्टिन लूथर किंग के पक्ष में से तो ब्रूटल नहीं रही होगी, क्योंकि वे तो अहिंसा के पक्षधर थे, सत्य के, शांति के पक्षधर थे। तो 100% अमेरिकन अथॉरिटी के पक्ष से यह पूरी की पूरी घटना जो है वो ब्रूटल रही थी। प्लस इस मूवमेंट की वजह से कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ विवाद को भी जन्म मिला था, जिसका कारण था कि आमतौर पर ये जो मार्टिन लूथर किंग थे वे सब लोगों को अपने आंदोलन में सहभागी बनने के लिए अपील किया करते थे। तो यह आंदोलन में भी उन्होंने किसी स्कूल के छात्रों को अपील की और वो छात्र जो है वे शामिल हुए इस शांतिपूर्ण देखाव में, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में, जो कि सरकारी विरोधी था। सरकार ने हरकत कर दी, तो इस हरकत में बच्चे जो थे वे थोड़े घायल हो गए। ठीक है, तो इस बात से बहुत ही दुख भी लगा मार्टिन लूथर किंग को पर्सनली, और इन्होंने बाद में जाके तो माफी भी मांगी, मगर इनकी जो छवि थी वो थोड़ी सी खराब हुई, थोड़ी सी खराब हुई। हालांकि इनका इरादा कोई खराब नहीं था, मगर इस घटना का कारण जरूर वे बने। ठीक है, तो ये भी एक इनके नेतृत्व में यह एक अच्छी नोंदपात्र घटना थी, नोंदपात्र आंदोलन था। फिर उसके बाद यह महानुभाव को अरेस्ट भी कर लिया गया, मार्टिन लूथर किंग को अरेस्ट भी कर लिया गया। और इसी समय जब इनको अरेस्ट कर लिया गया तब जॉन एफ कैनेडी, जो कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बहुत ही अच्छे आदमी थे और मार्टिन लूथर किंग के प्रखर पक्षधर थे, वे उनके पक्ष में ही थे। और जब यहाँ भी अरेस्ट हुई तो स्वयं अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख ने पुलिस को फोन किया और कहा कि भाई आप उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके का वर्तन करेंगे और उनको जल्द से जल्द रिहा करेंगे। ठीक है, तो ये एक बात हुई अल्बेनी की। इसके बाद ब्रिहिंगम मूवमेंट है, वो भी एक अच्छी मूवमेंट है, मार्टिन लूथर किंग के जीवन के साथ जुड़ी हुई ब्रिहिंगम मूवमेंट।
एक बात यहाँ मुझे कहनी पड़ेगी कि ये सब जो मूवमेंट्स है वे सब मूवमेंट अहिंसा और सत्य और शांति के ऊपर आधारित है। इनमें कहीं भी हिंसा की बात नहीं है, कहीं भी अन्य कोई कटुता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं हमारे गांधी जी से प्रेरणा लेते थे। और इन्होंने 1959 में, अगर मुझे सही याद है तो 1959 में इन्होंने भारत का दौरा भी किया। भारत का दौरा, गांधी जी के बारे में पढ़ा, उनके जीवन के बारे में पढ़ा और कई सारे साहित्य का भी अध्ययन किया जो कि गांधी जी के जीवन के ऊपर आधारित हो, और उसमें से अखुट प्रेरणा ली। और भारत में ही इन्होंने जो है सार्वजनिक कर दिया था, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं जब अमेरिका पहुंचूंगा तो ये रास्ते को अपनाऊंगा और जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है उनको अपने अधिकार दिलवाऊंगा। तो वो घोषणा उन्होंने यही कर दी थी। तो वे गांधी जी से प्रेरित थे, उसमें तो कोई में शंका नहीं है। तो 100% ये जो सब मूवमेंट्स थी वे अहिंसा और सत्य के ऊपर आधारित थी, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और यह जो ब्रिहिंगम का जो मूवमेंट था वो आई थिंक 1963 में था, और ब्रिहिंगम अल्बामा का कैपिटल है, अल्बामा। फिर उसके बाद हिस्टोरिक मार्च टू वॉशिंगटन जो एक माइलस्टोन था उनके करियर में, और ये भी 1963 में ही हुआ जब इन्होंने एक जो है बड़ी मार्च छेड़ दी। कहा जाता है कि इस मार्च में लगभग 2 लाख लोग जुड़े थे, 2 लाख पीपल। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो घटना स्थल था इस मार्च का, जहां तक पहुंचना था, वहां तो 10 लाख के करीब की भीड़ जमा हुई थी। एंड इट वाज बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन वॉशिंगटन डीसी इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। यानी कि एक नया इतिहास यह मार्च ने लिख दिया, जिसके नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा यह प्रोटेस्ट था। और इस प्रोटेस्ट में, इस मार्च में वहां पहुंच के उन्होंने एक हिस्टोरिक स्पीच दी। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम, यह इस स्पीच का नाम है। बहुत ही उम्दा स्पीच है, हमारे पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है, यूट्यूब में हमें आसानी से मिल सकती है। इट इज इनफैक्ट अवेलेबल विद सबटाइटल्स, तो हम लोग देख सकते हैं, जिसमें अमेरिका के जो परंपरागत लॉज थे, जो परंपरागत वहां की शासन प्रणाली थी, उसको यहाँ प्रश्न पूछे गए। और इस मंच से जो मांगे रखी गई वो मांगे भी पूरी की गई, जिसका कारण है जॉन एफ कैनेडी, क्योंकि वो तब सिटिंग प्रेसिडेंट थे। और जैसे मैंने आपको बताया, मार्टिन लूथर किंग के पक्षधर थे, प्लस उनको रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल सेग्रीगेशन है, उसको भी खत्म करना था, वो उसके भी पक्ष में थे। तो अल्टीमेटली ही वॉज सपोर्टिंग तो नहीं कर सकता, बट ही वॉज नॉट चेकिंग दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। वो इसको सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे, मगर इसे रोक भी नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं जॉन एफ कैनेडी चाहते थे कि रेशियल सेग्रीगेशन जो है खत्म हो, सबको इक्वल राइट्स मिले, सब जो है वे एक जो है समान जीवन व्यतीत करे, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो बोर्न अमेरिकन हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जो मांगे रखी गई वॉशिंगटन हिस्टोरिक वॉशिंगटन मार्च में, वो मांगों पर भी सरकार के द्वारा सहमति लाई गई। फिर उसके बाद एक सेल्मा नामक मार्च है, ये भी एक हिस्टोरिक मार्च है। दरअसल 3 मार्च हुई थी सेल्मा में, जिसमें से प्रथम मार्च में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने हिस्सा नहीं लिया था। दूसरी मार्च अपने आप ही कैंसिल हो गई क्योंकि सरकारी दबान था, या सरकारी एक प्रकार का जो है सरकारी रुकावट थी। और जो तीसरी मार्च थी, जिसमें हमारे सर मार्टिन लूथर किंग ने हिस्सा लिया, जिसके तहत उसके 5 ही महीने बाद वोटिंग राइट्स दे दिए गए। वोटिंग राइट्स, तो ये एक बड़ी जीत थी मार्टिन लूथर किंग और उनके पूरे बेड़े के लिए, क्योंकि इसके लिए ही वे लोग जो है अपना संघर्ष चला रहे थे। और जो है कई सारे वर्षों तक अपना संघर्ष जो है वो इन लोगों ने निरंतर चलाए रखा। तब जाकर उन लोगों को सफलता प्राप्त हुई। इस पूरी कम्युनिटी को, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को वोटिंग राइट्स दिए गए सर्वप्रथम बार। भले ही स्लेवरी एक शताब्दी के पूर्व, 1965 के एक शताब्दी के पूर्व जो स्लेवरी थी वो एबोलिश हुई थी, गुलामी प्रथा नाबूद हुई थी, मगर उन लोगों को अभी भी अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। उन लोगों को मताधिकार भी नहीं थे। और जैसे मैं आपको बताया कि जिम क्रो लॉज थे जो रेशियल सेग्रीगेशन का काम करते थे। तो अब जाके इनको एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिर उसके बाद 1968 में इनको असैसिनेट कर दिया गया, एज लाइक अवर
फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड, तो ऐसे ही यह महानुभाव का भी खून ही कर दिया गया, इनकी ही हत्या ही कर दी गई, गोली मारकर ही हत्या कर दी गई। इट वॉज अ स्नाइपर बुलेट। और ऐसा कहा जाता है कि तब वो, जब इनको गोली लगी तब वो अपने होटल, एक लोरेन मोटल नामक एक होटल था, रिसोर्ट था, उनके उस रिसोर्ट के अपने कमरे में, अपने कमरे की बालकनी में मार्टिन लूथर किंग खड़े थे और इसी बीच उनको कहीं से गोली लगी थी। तो ये हुई उनकी मृत्यु। अब अगर ऑनर्स की बात करें तो ऑनर्स में, जैसे हमने मालूम है कि 1964 में ही वॉज एंटाइटल्ड नोबल फॉर पीस। इट्स एन हाईएस्ट ऑनर विच वॉज गिवन। और इस दरमियान भी उन्होंने बहुत ही एक प्रभावक स्पीच दी थी। जब उन्होंने नोबेल ग्रहण किया, स्वीकार किया, तब भी उन्होंने एक बहुत ही प्रभावक स्पीच दी थी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो स्पीच भी देखें, अलॉन्ग विथ आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, दोनों ही स्पीच अपने आप में शक्तिशाली है, अपने आप में प्रेरणादायी है। और जैसे मैं मालूम है कि मार्टिन लूथर किंग शुरुआत से ही, अपने छात्र जीवन से ही एक प्रखर वक्ता थे। ही वॉज अ पब्लिक स्पीकर। ठीक है, तो वो अपनी ऑडियंस को डोमिनेट करना जानते थे अपने वक्तव्य से, और वे अपने अनेक वक्तव्यों में ये करते आए हैं। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप जरूर जाइए यूट्यूब में और ये दोनों स्पीचों को देखें। अगर ऑनर्स की बात कीजिए तो 1964 नोबेल फॉर पीस, यंगेस्ट नोबेल लॉरेट। फिर उसी समय 1963 में इनको टाइम पर्सन ऑफ ईयर भी बना दिया गया। टाइम पर्सन ऑफ ईयर, तो ये भी एक बड़ी जो है प्रतिष्ठा है। फिर उसके बाद उनको कांग्रेसियल मेडल, या आप कह लीजिए गोल्ड मेडल या प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल, दोनों ही पोस्टुमसली दिए गए। ठीक है, तो ऐसे यह महानुभाव ने अपने अहिंसक व सत्य के रास्ते से पूरे अमेरिका को गुलामी प्रथा व अन्यायी प्रथा व नस्लीय भेदभाव से जो है मुक्त किया। अमेरिका में कने सूर्योदय किया, अमेरिका के साथ पूरे विश्व को भी एक अच्छा उदाहरण प्रदान किया। तो ये थे आज के हमारे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने इस पूरे उपाख्यान में ब्रीफली उनकी थोड़ी बायोग्राफी देखी, प्लस उनका थोड़ा करियर भी देखा। करियर के साथ उन्हें जो ऑनर्स मिले हैं वो भी देखे, और इसी बीच उनका जो नेतृत्व था उसको भी हमने उजागर करने का प्रयास किया। तो मिलेंगे अगले कंटेम्प्रेरी थर्स्ट के सेशन में, अगले विषय के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।